प्रिय साथियों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस लेके आया हूं। इससे पीछे वाली सभी सीरीजों को यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उन सभी सीरीजों को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में सभी मॉडरेट क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है उसका नंबर है 101। खालिस्तान दिया हुआ है क्वेश्चन के शुरू में, और कह रखा है कि रासायनिक विशेषताएं एक समान होती हैं परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, तो उनको क्या कहा जाता है। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रखा है कि ऐसे तत्व कौन कौन से होते हैं जिनके रासायनिक विशेषताएं तो समान होती हैं लेकिन उनका परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। यहाँ जो रासायनिक विशेषताएं उनको कह सकता है परमाणु क्रमांक कह सकता है। क्या कह सकता है? परमाणु क्रमांक भी कह सकता है, एटॉमिक नंबर भी कह सकता है। द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो। तो जैसे कि हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं, ऐसे 1H1 होता है, 1H2 होता है, 1H3 होता है, ऐसे होते हैं। तो आप यहाँ से नोट कर पा रहे हो सभी में नीचे की संख्या क्या है? समान, जबकि ऊपर की संख्या क्या है? अलग अलग। ऊपर वाली जो संख्या आती है उसको कहते हैं द्रव्यमान संख्या, और नीचे वाली जो संख्या आती है उसको कहते हैं परमाणु क्रमांक। जिनमें परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है उनको कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होता कौन सा? बी होता, कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो उनको क्या कहते हैं? समस्थानिक कहा जाता है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है। ये रेलवे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हाइड्रोजन के टोटल समस्थानिक कितने होते हैं। हाइड्रोजन के जो टोटल समस्थानिक वो होते हैं कितने? 3। कितने होते हैं? 3। और समस्थानिकों को अभी मैंने आपको बताया था कि जिनका परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो उन्हें कहते हैं क्या? समस्थानिक। और हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं वो होते हैं 1H1, 1H2 और 1H3 होते हैं। ये हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक होते हैं। और आवर्त सारणी का हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट होता है जिसके 3 समस्थानिक होते हैं और इन तीनों को ही नाम दिया गया है। बाकी किसी भी तत्व के समस्थानिक होते हैं उनको नाम नहीं दिया गया है हाइड्रोजन के अलावा। तो हाइड्रोजन का जो 1H1 वाला समस्थानिक होता है उसे कहते हैं प्रोटियम, और 1H2 वाला होता है उसे कहते हैं ड्यूटेरियम, और 1H3 वाला होता है उसे कहते हैं ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के टोटल समस्थानिक कितने होते हैं? 3। और आपको यहाँ से बता भी दिया कि 1H1 कौन सा है? प्रोटियम। 1H2 को कहा जाता है ड्यूटेरियम, और 1H3 है उसको कहा जाता है ट्राइटियम। तीनों समस्थानिकों को नाम दिया गया है। तो यहाँ से आप सही उत्तर बताते कौन सा? बी बता पाते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। अभी हमने इससे पीछे वाले क्वेश्चनों में इसे डिस्कस किया था कि जिनका परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक। लेकिन यहाँ उसका उल्टा दिया हुआ है कि जहाँ परमाणु क्रमांक तो क्या हो? अलग अलग, और परमाणु द्रव्यमान वो क्या है? समान होना चाहिए। जिनकी परमाणु द्रव्यमान समान होता है और जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है उन्हें कहते हैं क्या? समभारिक। क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समभारिक कहा जाता है। और समभारिक को कहते हैं इंग्लिश में क्या? आइसोबार। क्या कहते हैं? आइसोबार। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होता कौन सा? डी होता। और समस्थानिक को कहते हैं क्या? आइसोटोप। समस्थानिक की परिभाषा मैंने आपको बताई कि जिनका परमाणु क्रमांक समान और जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उन्हें कहते हैं क्या? आइसोटोप, या उन्हें कहते हैं क्या? समस्थानिक। लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु क्रमांक अलग अलग उन्हें कहते हैं क्या? समभारिक। और ये रेलवे की जेईई के एग्जाम में पूछा है लास्ट ईयर, जो 2019 में पेपर लगे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त होता है, तो रक्त होता है एक तरल संयोजी उत्तक होता है। कैसा उत्तक होता है? एक तरल संयोजी उत्तक होता है। ये पूरे शरीर के जो पार्ट होते हैं उनको एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़े रखने का काम करता है, इस कारण इसको कहते हैं संयोजी उत्तक। और ये किस रूप में पाया जाता है? एक तरल रूप में पाया जाता है, इस कारण इसको कहते हैं कौन सा? तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। तो यहाँ से आप सही उत्तर बता पाते कौन सा? ए बता पाते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? लाल रक्त कणिकाओं को कहते हैं क्या? आरबीसी कहा जाता है। अब क्वेश्चंस में कह रखा है हमें क्या कि आरबीसी नष्ट होती हैं। आरबीसी नष्ट कहाँ होती हैं? आरबीसी का जन्म तो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन मृत्यु का जो काम होता है वो कहाँ होता है? पलिया में। तो पलिया को क्या कहते हैं? आरबीसी जो होती है, इस आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है पलिया को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आरबीसी की डेथ कहाँ होती है? पलिया में होती हैं। तो पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ मरती हैं? पलिया में मरती हैं। और आरबीसी का जीवन काल होता है कितना? 120 दिन का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन कचरे का परिवहन करता है? देखो, गैसों का परिवहन करने का काम तो कौन करता है? गैसों का परिवहन करने का काम करता है कौन? आरबीसी। लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि पचा हुआ भोजन हो गया, CO2 हो गया, अपशिष्ट पदार्थ हो गया, उनका परिवहन करने का काम कौन करता है? तो जो प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा ब्लड का तरल रूप होता है। कैसा रूप होता है? तरल रूप। और ये पूरे शरीर में क्या करता है? पूरा जो शरीर होता है उस पूरे शरीर में ये संचरण करता है और एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़े भी रखता है। और ये जो प्लाज्मा होता है, तरल पार्ट जो होता है, ये कचरे का, CO2 का, पचा हुआ भोजन हो गया, उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। देखो, आपके पास यहाँ ऐसे है गैसों का परिवहन। तो गैसों का परिवहन यदि पूछे तो आपके पास आना चाहिए क्या? लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी। लेकिन यहाँ आपके पास भोजन हो गया, CO2 हो गया, नाइट्रोजन कचरे का परिवहन हो गया। ऐसी यदि कहीं बात पूछता है तब हमें बताना है क्या? प्लाज्मा। कि प्लाज्मा का काम ही होता है क्या? परिवहन करवाने का काम होता है। और ये NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप सही उत्तर को जान पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा श्वसन रंजक है? श्वसन रंजक का मतलब है जो कि हमारी जो गैस जो ग्रहण करते हैं उन गैसों से रिलेटिव कौन सा रंजक है? तो यहां से हमारा सही उत्तर होता कौन सा? हीमोग्लोबिन। जो कहाँ पाया जाता है? जो ब्लड में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? O2 और CO2 का परिवहन करवाने का काम करता है। तभी यहाँ आपके पास आया कि श्वसन में हम इन दोनों गैसों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, या इन दोनों गैसों से हमारा श्वसन जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ से आप सही उत्तर बता पाते कौन सा? डी बता पाते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। जब हमारी बॉडी को नियमित मात्रा के अकॉर्डिंग ब्लड नहीं मिल पाता है तो उसको कहते हैं क्या? एनीमिया। या आपको इसी क्वेश्चंस को यदि अलग वे से एग्जाम में पूछा जाता है तो क्या पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या में कमी होना क्या कहलाता है? एनीमिया। या आपको ऐसे पूछे कि ब्लड की कमी होना या आरबीसी की कमी होना, तब हमें उत्तर बताना है क्या? एनीमिया कहा जाता है। जो शरीर हो गया है, शरीर में ब्लड की कमी होना या आरबीसी की कमी होना क्या कहलाता है? एनीमिया कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा होता है? स्कंदन का मतलब होता है तो थक्का बनना, लेकिन यहाँ तो प्रति कह रखा है कि जो थक्का नहीं बनाने का काम करता है। देखो, फाइब्रोजन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, ये तो ब्लड का थक्का बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। लेकिन हमारे को तो यहाँ प्रतिस्कंदन पदार्थ पूछा हुआ है। तो हमारे जो ब्लड हो गया, इस हमारे ब्लड में प्रतिस्कंदन जो पदार्थ होता है वो होता है कौन सा? हिपेरिन। कौन सा होता है? हिपेरिन होता है, जो हमारे ब्लड को शरीर के अंदर जमने नहीं देता है। कौन नहीं जमने देता है? हिपेरिन। या आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन अलग वे से भी पूछा जाए तो कैसे पूछा जा सकता है कि मानव शरीर के अंदर ब्लड नहीं जम पाता है, किसके कारण? हिपेरिन के कारण नहीं जम पाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर का pH मान कितना होता है? ये देखो, विद्युत हेल्पर की एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके अलावा ये क्वेश्चन RPF की एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, ये रेलवे की एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, राजस्थान पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसी के साथ ये इजी क्वेश्चन भी है। मानव रुधिर का जो pH मान होता है वो लगभग pH मान होता है 7.4 के आसपास। यदि आपको 7.4 दिया हुआ है ऑप्शन में, तब तो हमें 7 पॉइंट चुनना है, या इसके कोई आसपास मान आपको एग्जाम में दिया हुआ हो सकता है। इसी के साथ इसको कहते हैं क्या? हल्का सारीय। क्या कहते हैं? हल्का सारीय। क्योंकि जो pH मान 7 से ज्यादा होता है उसे सारीय कहते हैं, और जो pH मान 7 से कम होता है उसे क्या कहते हैं? अम्लीय कहते हैं। तो ये किस में आता है? हल्के सारीय में आता है। चलिए,
तो आप यहाँ से सही उत्तर को जान पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सामान्य निर्नर रुधिर शर्करा स्तर होता है। जो ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा हुआ है कि जो 100 ml जो रुधिर होता है इसमें कितनी मात्रा में शर्करा उपस्थित होती है। तो शर्करा उपस्थित होती है 80 से 100 mg। तो आप इसको डायरेक्टली पता रखना है, इसमें डिस्कस करने वाली और कोई बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है। वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है। अब ये क्वेश्चन जो है सीजीएल जो पेपर फर्स्ट लगा था उसमें पूछा हुआ है। देखो, जो वयस्क मनुष्य होता है, इस वयस्क मनुष्य में औसतन ब्लड की मात्रा होती है 5 से 7 लीटर। अब देखो यहाँ से हमें उत्तर क्या बताना था, 1 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर और 7 लीटर ऑप्शन में है। यहाँ से इसमें एसएससी को सही उत्तर माना था क्या, 5 लीटर। औसतन जो वयस्क मनुष्य में रुधिर की मात्रा होती है वो होती है कितनी, 5 से 7 लीटर होती है। अब यहाँ से आप सही उत्तर लगाते कौन सा, 5 लीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव में कुल आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत होता है। प्लाज्मा का प्रतिशत होता है कितना, 55। जो हमारा ब्लड होता है, इस ब्लड में 2 प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है तरल पार्ट और एक पाया जाता है कौन, ठोस पार्ट। जो तरल पार्ट होता है वो तो ब्लड का टोटल परसेंट होता है 55, और जबकि ठोस पार्ट होता है वो ब्लड का होता है कितना, 45%। और जो तरल पार्ट होता है, इस तरल पार्ट को कहते हैं क्या, प्लाज्मा। जबकि ब्लड का जो ठोस पार्ट होता है इसमें पाई जाती हैं ब्लड की क्या, कणिकाएं, जैसे आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, प्लेटलेट्स हो गई। तो आपको यदि ठोस पार्ट के बारे में पूछे तो 45, या कणिकाओं के बारे में पूछे तो भी आपको क्या बताना है, 45। जबकि तरल पार्ट के बारे में यदि आपको कहीं डिस्कस करता है या प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करता है तो आपको क्या बताना है, 55%। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होता कौन सा, डी होता। आरपीएफ के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कणिकाओं या कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा आपको समझना था यहाँ से। अब ब्लड में 2 प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं, यह भी मैंने आपको कुछ ही समय पहले, एक तो पाया जाता है क्या, प्लाज्मा, और एक पाया जाता है क्या, कणिकाएं। क्या पाई जाती हैं, कणिकाएं पाई जाती हैं। जो ब्लड का प्लाज्मा वाला पार्ट होता है, ब्लड के प्लाज्मा वाला पार्ट को कहते हैं क्या, तरल पार्ट, और जो कणिकाएं वाला पार्ट होता है उस पार्ट को कहते हैं क्या, ठोस पार्ट। अब क्वेश्चंस कह रखा है कणिकाओं के बिना, यानी कि जिस ब्लड में कणिकाओं के बिना जो ब्लड का पार्ट बच गया उस ब्लड के पार्ट को क्या कहते हैं, उस ब्लड के पार्ट को कहते हैं क्या, तरल भाग। और तरल भाग को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा। तो इस कारण हमारा यहाँ से सही उत्तर होता कौन सा, बी होता, कि प्लाज्मा कहा जाता है ब्लड के तरल अंश को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसे भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब हमारे को यहाँ से बताना था कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। जो हमारा ब्लड होता है, इस ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इस हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा धातु पाया जाता है। और ये लोहा भी किस अवस्था में होता है, Fe+2 अवस्था में होता है। इसका भी आप रीजन समझिएगा। हीमोग्लोबिन जो होता है, इस हीमोग्लोबिन का आप संधि विच्छेद करते हो तो एक तो क्या बनता है, हीम, और एक बनता है क्या, ग्लोबिन। क्या बनता है, एक तो बनता है हीम और एक क्या बनता है, ग्लोबिन। हीम तो होता है क्या, रंजक। क्या होता है, रंजक, जिसमें धातु पाई जाती है Fe+2। जबकि ग्लोबिन जो होता है, ग्लोबिन एक प्रोटीन का प्रकार होता है जो O2 CO2 के परिवहन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आप यहाँ से सही उत्तर को जान पाए होंगे कि हीमोग्लोबिन में कौन सा भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। तो आज वाले क्वेश्चनों में आप शुरू से एंड तक बने होंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप निराशा महसूस नहीं किया होगा आपने। सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। सभी क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन हैं। और हमारा दिया हुआ कंटेंट आपको किस प्रकार का लगता है आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं। और इन क्वेश्चनों की यदि आपको पीडीएफ पे यदि चाहिए तो हमारा आप टेलीग्राम चैनल सर्च करें, आरडी मैथ चार्जर, वहाँ से आप उसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए एक नए वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल बनाए रखें। धन्यवाद।